कहानी शुरू होती है विशाल और पेरिनीति के बचपन से। जी, दोनों डोंगरी में एक ही मोहल्ले में पले बढ़े। हमारे जराए बताते हैं कि उनका रिश्ता बहुत गहरा था, मतलब वो एक दूसरे के बगैर खुद को अधूरा समझते थे। तो ये कोई वक्ती लगाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो वक्त के साथ साथ पुख्ता होती गई। विशाल एक अच्छे घराने का फरमाबरदार बेटा था और पेरिनीति एक हंसमुख जिंदगी से भरपूर लड़की। बज़ाहिर तो सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन ये सब बदल गया जब शादी की बात आई। विशाल ने अपने घर वालों को बताया कि वो पेरिनीति से शादी करना चाहता है और यहीं से कहानी में समाजी तबकाती तकसीम का जहर घुलता है। बिल्कुल। विशाल की माँ समिता देवी का ताल्लुक कुलाबा के एक अमीर गुजराती खानदान से था। उनके लिए समाजी हैसियत, पैसा, ये सब कुछ था। तो ये सिर्फ जाती नापसंदीदगी नहीं थी? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर था। कुलाबा के इन अमीर हलकों में अपनी समाजी हैसियत को बरकरार रखना, वो जो कहते हैं ना, एक बका का मामला था। और डोंगरी जैसे इलाके से रिश्ता जोड़ना, ये उनके लिए एक समाजी नाकामी थी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया पेरिनीति के खानदान को लोअर क्लास कहकर? जी, और ये सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों का मामला नहीं रहा, ये डोंगरी और कोलाबा के दरमियान की समाजी खलीज का टकराव बन गया। और विशाल ने, जैसा कि अक्सर होता है, अपने वालिदैन के दबाव के सामने हार मान ली। उसने पेरिनीति से क्या वादा तोड़ा और दिल्ली की एक अमीर लड़की अनुष्का से शादी के लिए हाँ कर दी। और ये फैसला, ये वो मोड़ था जहां से यह सारा अलमिया शुरू होता है। इस फैसले का पेरिनीति पर क्या असर हुआ, वो तो नाकाबिले तसव्वुर होगा। बिल्कुल। इंटरव्यूज बताते हैं कि विशाल की शादी वाले दिन पेरिनीति सुर्ख साड़ी और बनारसी जेवर पहनकर अपने घर की छत पर जा बैठी। वो घंटों तक खला में घुरती रही, किसी से कोई बात नहीं की। इस सदमे ने इसका ज़हनी तवाजुन बुरी तरह बिगाड़ दिया। मतलब वो बिल्कुल खामोश हो गई? जी। बस एक अजीब बात थी, जब भी कोई उसके सामने विशाल का नाम लेता तो वो बेइख्तियार हंसने लगती। ये कैसी हंसी थी? ये खुशी की हंसी नहीं थी, ये एक टूटी हुई रूह की चीख थी। यहीं से कहानी एक बहुत ही तारीख मोड़ लेती है, यानी माफूकुल फितरत। पेरिनीति की नानी, जिन्हें सब अम्मा शर्मा कहते थे, वो अपनी नवासी की ये हालत देखकर टूट गईं। और अम्मा शर्मा कोई आम औरत नहीं थी। उनके बारे में जो मालूमात हमें मिली हैं, वो मगरिबी बंगाल के जिला नोएडा से ताल्लुक रखती थी। नोएडा? ये तो तांत्रिक और सुफली उलूम का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और कहा जाता था कि वो वहां से कुछ उल्टा सीधा इल्म सीख कर आई थी। ये उल्टा सीधा इल्म से क्या मुराद है? क्या ये आम जादू टोने से मुख्तलिफ है? हाँ, हमारे जराए के मुताबिक ये सुफली अमल कहलाता है। ये काले जादू की एक इंतहाई खतरनाक किस्म है। इसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मुकम्मल तबाही होता है। तो जब अम्मा शर्मा ने अपनी नवासी को इस हालत में देखा, उनके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। जी, और एक रात उन्होंने पेरिनीति के सर पे हाथ रखकर कसम खाई, जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी जलाई है, मैं उसकी नस्ल को मिटा दूंगी। और ये सिर्फ एक जज्बाती धमकी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी रात वो मुंबई के एक पुराने हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान गईं और वहां उन्होंने एक खास अमल शुरू किया, जिसे लोक कहानियों के मुहक्किक ने अपनी डायरी में खूनी गांठ का नाम दिया है। ये खूनी गांठ, ये क्या चीज है? क्या जराए बताते हैं कि ये अमल कैसे काम करता है? जी, ये एक तरह की सिंपैथेटिक मैजिक है, यानी एक ऐसा अमल जिसमें किसी शख्स से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करके उस शख्स को काबू किया जाता है। किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? विशाल के बाल जो उसके पुराने हज्जाम से हासिल किए गए थे, एक काले कपड़े की गुड़िया जो विशाल की नुमाइंदगी कर रही थी, और एक बिल्कुल ताज़ा कब्र की मिट्टी। खुदा की पनाह। इन चीजों को मिलाकर एक गांठ बनाई गई और उसे खास मंत्रों के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मकसद सिर्फ विशाल को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी नस्ल पर हमला करना था। और इस अमल के नताइज वो भी फौरन सामने आए, इतनी तेजी से कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिला। विशाल की शादी को सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था कि हमले शुरू हो गए। और पहला निशाना वही बने जिन्होंने इस तबाही की बुनियाद रखी थी, विशाल की माँ समिता देवी। उन पर जो गुजरी वो इंतहाई खौफनाक थी। पहले उन्हें रात को सीने पर शदीद दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उन पर बैठा हो। फिर एक रात खाने की मेज पर जब उन्होंने अपनी प्लेट में देखा तो उन्हें चावल की जगह हजारों कीड़े रेंगते हुए नजर आए। ये तो हौलनाक है। उनकी चीखें निकल गईं।
आखिरी दिनों में उनके मुंह से खून और बालों के गुच्छे निकलने लगे। डॉक्टर हैरान थे, कोई बीमारी तशखीस नहीं हो रही थी, और फिर एक रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ शदीद जहनी दबाव और खौफ का नतीजा हो, जिसे माफूकिल फितरत समझ लिया गया? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो वाक़यात आगे हुए वो इस शक को तकरीबन ख़त्म कर देते हैं। क्या हुआ आगे? माँ की मौत के चंद दिन बाद विशाल के वालिद मोहन प्रसाद गुस्ल खाने गए। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर उनकी लाश पड़ी थी, जिस्म नीला पड़ चुका था और चेहरा शदीद खौफ से टेढ़ा हो गया था। और सबसे खौफनाक चीज, जी, गुस्ल खाने के आईने पर खून से लिखा एक पैगाम था, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? ये तो सीधा सीधा इकरार जुर्म है। इस पैगाम ने ये वाजे कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बंद कत्ल था। बिल्कुल। अब इस बड़े से घर में सिर्फ विशाल और उसकी नई बीवी अनुष्का रह गए थे, और उनके इर्द गिर्द मौत का साया गहरा होता जा रहा था। उन दोनों पर हमले जिस्मानी नहीं थे, बल्कि नफ्सियाती थे। जी, और ये शायद इंतकाम का सबसे अजियतनाक मरहला था। अनुष्का को अक्सर घर के कोने में एक बूढ़ी औरत का साया नजर आता। रात को उन्हें किसी दुल्हन के सिसकियां लेकर रोने की आवाजें सुनाई देती। ये यकीनन पेरनीती की टूटी हुई रूह की पुकार थी। और विशाल, वो खुद इन चंद हफ्तों में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। वो हर वक्त खौफजदा रहता, ये जानते हुए कि अगली बारी उसकी है। तो जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तब मदद आई। जी, विशाल के लखनऊ में रहने वाले मामू राजेश चौहान मुंबई आए। वो समझदार थे और फौरन समझ गए कि ये मामला डॉक्टरों का नहीं है। उन्होंने वक्त जाया किए बगैर बिहार के एक मशहूर आमिल बाबा फेरोज से राब्ता किया। बाबा फेरोज, ये इस तरह के मामलात के माहिर समझे जाते थे? जी, और उनका घर में दाखिल होना ही एक वाकया था। जराये के मुताबिक जैसे ही उन्होंने घर की दहलीज पर कदम रखा, उन्हें शदीद कै हुई। उन्होंने फौरन कहा, बहुत पक्का, बहुत गंदा काम हुआ है, पूरे खानदान पर काट की गई है, इसमें मुर्दे की मिट्टी और कफन इस्तेमाल हुआ है। यानी उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो किस चीज का सामना करने आए हैं। बिल्कुल। इसके बाद बाबा फेरोज ने घर की तलाशी शुरू की। काफी देर की जिद्दोजहद के बाद उन्हें विशाल के बेडरूम में फर्श के एक हिस्से पर शक हुआ। और जब इस जगह को खोदा गया तो अंदर से एक गंदा मैला कपड़ा मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर से चंद हड्डियां, विशाल की एक तस्वीर और वही काली गुड़िया निकली, जिसके दिल और गर्दन में मोटी सुइयां चुभोई गई थीं। जी, तो ये थी वो खूनी गांठ। उन्होंने सारे हॉरर का एक तरह से सोर्स कोड ढूंढ निकाला था। लेकिन असल मुकाबला अभी बाकी था। जी, बाबा फेरोज ने बताया कि इसी रात आखिरी और सबसे बड़ा हमला होगा, क्योंकि वो शैतानी कुव्वतें अब अपना हदफ यानी विशाल खोना नहीं चाहेंगी। इस रात का मंजर हमारे जराए उसे कैसे बयान करते हैं? किसी ड्राउने फिल्म की तरह। बाबा फेरोज ने विशाल और अनुष्का को अपने गिर्द एक हिफाजती हिसार में बिठाकर अपना अमल शुरू किया। और आधी रात होते ही घर की बुनियादें लर्जने लगी, कमरे की लाइट्स एक के बाद एक धमाके से फटने लगी, छत से खून के कतरे टपकने लगे। फिर वो साए नमूदार हुए। जी, 2 साए। एक साया पेरिनीती का था, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ और खौफनाक था, और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो चीख रही थी, ये मेरा है, इसे मत रोको। और दूसरा साया? दूसरा साया अम्मा शर्मा के हमजाद का था, जो ज्यादा ताकतवर और जारहाना था। एक मिनट, ये हमजाद क्या होता है? क्या ये कोई भूत था? हमजाद का तस्वुर भूत से मुख्तलिफ है। इसे एक तरह का एस्ट्रल डबल या रूहानी परछाई कह सकते हैं, जिसे ताकतवर आमिल अपने जिस्म से अलग करके कोई काम करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये एक खुली जंग थी? जी, वो साया फर्नीचर को हवा में उड़ा रहा था, दीवारें हिला रहा था, विशाल हिसार के अंदर होने के बावजूद तड़प रहा था। आखिरकार बाबा फेरोज ने एक जलता हुआ तावीज उस काली गुड़िया के ऊपर रख दिया। जी, और गुड़िया ने फौरन आग पकड़ ली और चीखने की आवाज के साथ भड़क उठी। इसी लम्हे एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जो शायद पूरे मोहल्ले ने सुनी होगी, और वो दोनों साए काले धुएं में तहलील होकर गायब हो गए। सुबह तक सब कुछ पुरसुकून हो चुका था। घर में मौत जैसी खामोशी थी, लेकिन हर तरफ तबाही के निशानात थे।
विशाल जिंदा बच गया था? जिंदा बच गया था, लेकिन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो चुका था। बाबा फिरोज ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जाते हुए उन्होंने विशाल को जो आखिरी बात कही, वो जीत से ज़्यादा एक ना ख़त्म होने वाली सज़ा थी। वो क्या थी? बाबा फिरोज ने विशाल को बुलाया और बहुत संजीदगी से कहा, सुनो, जादू का असर मैंने तोड़ दिया है, मगर उसकी जड़ जिंदा है। जड़? कौन सी जड़? विशाल ने भी यही पूछा, और बाबा ने जो जवाब दिया वो विशाल की बाकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया। उन्होंने कहा, पिरनीति। पिरनीति? जब तक वो जिंदा है तुम महफूज हो। जिस दिन वो मर गई, या अगर तुमने कभी गलती से भी उससे बात करने की कोशिश की या उसकी शक्ल भी देखी, ये जादू 10 गुना ताकत से वापस आएगा। और याद रखना, इस बार दुनिया का कोई आमिल तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ये है असल सजा। मौत नहीं, बल्कि मौत से बदतर जिंदगी। बिल्कुल। विशाल की जिंदगी हमेशा के लिए पिरनीति की जिंदगी से बांध दी गई। वो शख्स जिसने सामाजिक दबाव में आकर पिरनीति को छोड़ दिया था, अब उसे हर रोज उसी की लंबी जिंदगी की दुआ मांगनी पड़ती है ताकि वो खुद जिंदा रह सके। उस जादू की जड़ पिरनीति की जिंदगी और उसके दर्द से जुड़ी है। जी, जब तक वो जिंदा है जादू गैर फाल है। जिस दिन वो मरेगी, उसकी जिंदगी से जुड़ी सारी मनफी तवानाई एक साथ आजाद होकर विशाल को खत्म कर देगी। ये कैसी सितम ज़रीफी है। इसकी सजा मौत नहीं, बल्कि एक दायमी खौफ है। हमारे जराए की आखिरी रिपोर्ट ये बताती है कि विशाल आज भी हर जुमेरात को मुंबई की हाजी अली दरगाह के पास गरीबों में खाना बांटता है, और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ होती है, या अल्लाह, पिरनीति को सलामत रखना। ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह समाजी दबाव के तहत तोड़ा गया एक वादा मोहब्बत को एक ऐसे भयानक इंतकाम में बदल सकता है जिसके नताइज मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। तो आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विशाल का ये हर रोज दुआ मांगना ये सजा है या कफ़ारा? और क्या विशाल वाकई बच गया, या वो एक मुख्तलिफ किस्म की कब्र में हमेशा के लिए कैद हो गया है?